उन्होंने बताया था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रात को मुझसे कहा 5 दिसंबर को, और उनके सिरहाने पर तकिया रख के उनका सर तकिए पर रखा। उसके बाद नानक चंद्र रत्तू तो चले गए। अगर कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे आपका बड़ा ऑपरेशन होगा, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो, पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में बता दो, क्या आज तक जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको ब्लड का इंतजाम करना है, क्या उसने आज तक ये मांग की है कि मुझे अमुक धर्म के लोगों का ब्लड चाहिए या मुझे फला जाति के लोगों का धर्म चाहिए? आह्वान करता हूँ आप सब लोग कल शाम को 4 बजे से पहले परिवार के साथ अंबेडकर पार्क आएंगे और बुद्ध धम्म रथ जब चलेगा उसके साथ आप लोग साथ चलेंगे। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। सबसे पहले तो आप सबको आज पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती है, उनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज आपसे बातचीत जो करनी है वो मन की करनी है, ऊपरी मन से बात करने की मेरी आदत भी नहीं है और कुंडली से मुझे विशेष प्यार भी है, एक लगाव भी है, वो जो आज से शुरू नहीं हुआ। तब तो मैं उम्र में छोटा था, 22 इंची की एक बाइसिकल पे आके भी अंबेडकर पार्क में यहाँ समता सैनिक दल की शाखा मैंने लगाई है। धनीराम जी बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी लेते थे, आप लेते थे, राजवीर जी लेते थे, अशोक जी हमारे, रामपाल सिंह गौतम जी थे और बहुत सारे लोग थे, प्रकाश चंद जी थे, सब वर्दी पहनते थे, अमित चंद जी थे, नौकरी में होके भी सब वर्दी पहन के समता सैनिक दल की। हम लोग सारे कहीं भी पूरे देश में हमारे लोगों पे जुल्म जाती हो, हम लोग मिल के उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। और बाइसिकल पे आके मैंने खुद यहाँ अंबेडकर पार्क में शाखाएं लगाई है, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं यहाँ, इसलिए इस क्षेत्र से विशेष दिल से प्यार है। और ये क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, जो लोग कोंडली में रहते हैं उन्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, ये तो क्रांति की भूमि है। इसे अंबेडकर पार्क बनाने में या मूर्ति लगवाने का जो आंदोलन हुआ था आपको याद होगा, कितने लोग अरेस्ट हुए, मुकदमा चला, लोगों ने कितने सालों तक तारीखें भुगती हैं कोर्ट में, यानी कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। यहाँ से तो पूरा मिशन का कारवां हमेशा से चलता रहा है, चाहे मौर्य जी रहे हों, मौर्य जी के बाद चाहे पासवान जी आए हो या कांसीराम साहब आए हों, यहाँ से तो हमेशा समाज को ताकत मिली है। आज मेरा आपके बीच आने का एक विशेष कारण है, मैंने पूरे देश में जाकर देखा कि किस तरह आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी छुआछूत हो रही है। मूंछ रखने पर, सुंदर दिखने पर, पाली के अंदर, राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई। जब हत्यारा गिरफ्तार हुआ, उससे पूछा तुमने जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की? उसने कहा कि ये दलित है, सुंदर दिखता है, मूंछ पहनाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालता है, मुझे इस दलित का सुंदर दिखना, मूंछ रखना पसंद नहीं आया, मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। ऐसी मानसिकता, क्या यही आज़ादी है? आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं कैसे मनाऊं जब मेरे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है?
घड़े छू लेने पर हत्या हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या की जा रही है, आधी रात को शव जलाए जा रहे हैं, इज्जत लूट के फांसी पे लटकाया जा रहा है, और कोई बलात्कार कर रहा है और उसको नहीं करने दे रहे, उसका विरोध कर रही है तो उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगाई जा रही है। पूरे भारत में देख लीजिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मतलब चारों तरफ ये हत्याएं चीख चीख के कह रही हैं कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली गई? क्या इसीलिए हमारे लोगों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था? क्या इसीलिए हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी कि हमारे लोग ग्राम प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत जीतेंगे, निगम पार्षद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, जज बनेंगे, कि वो कुर्सी पे जाने के बाद गुलाम हो जाएंगे? क्या समाज की लड़ाई को लड़ने की जिम्मेदारी हमारी सबकी नहीं है? क्या हम इसीलिए विधायक और मंत्री बने कि समाज के ऊपर जुर्म जाती होती रहे और हम संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाए? क्या हमारे शरीर के अंदर खून नहीं है? हम लड़ाई को लड़ेंगे, हम लड़ाई को लड़ना जानते हैं। हजारों साल तक, कोई 10, 20, 50 साल, 200 साल, 100-200 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लगभग 3500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शूद्रों, अतिशूद्रों, इन सब के, और महिलाओं, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, इन सब को, जिसकी संख्या देश में लगभग 90 से 95% है, उनको धार्मिक बंदिश लगाकर 3500 साल तक पढ़ने नहीं दिया, 3500 साल तक व्यापार नहीं करने दिया, 3500 साल तक संपत्ति नहीं रखने दी, 3500 साल तक जमीन नहीं लेने दी। इसकी वजह से हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं बन पाए, इसकी वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, इसकी वजह से हमारे लोग अनपढ़ रह गए, इसकी वजह से हमारे लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के मालिक नहीं बन पाए। ऐसा क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं, जो खेत की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट के अंदर से लेके पैदा हुआ है? जो जल, जंगल और जमीन और प्राकृतिक संसाधन है देश के, नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, जंगल से उत्खनन होता है, खनिज पदार्थों की खानों से उत्खनन होता है, लाखों, अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्राकृतिक संसाधन क्या देश की संपत्ति नहीं होनी चाहिए? क्या इस प्राकृतिक संसाधन के अंदर हमारा और आपका सबका हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं है? हजारों साल से हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जाति की वजह से पढ़ने नहीं दिया गया, जाति की वजह से व्यापार नहीं करने दिया, जाति की वजह से संपत्ति नहीं रखने दी, और आज भी जाति की वजह से हत्या हो रही है, जाति पूछकर हत्या हो रही है, धर्म पूछकर हत्या हो रही है। क्या इसी को आजादी कहते हैं? अगर इसको आजादी कहते हैं तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा कि 3500 साल तक हमारे लोगों के ऊपर नाना प्रकार के उत्पीड़न हुए, और जब वो 1913 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, पैसे खत्म हो गए, 2016 में पढ़कर वापस आए, 1916 में, तो वो जो विदेश जाने पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति मिली थी, सियाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने जो छात्रवृत्ति दी थी, शर्त पे दी थी कि जब तुम पढ़कर वापस आओगे तो मेरे राज्य के अंदर तुम्हें नौकरी करनी होगी। वो वापस आए, उनको सैनिक सचिव की नौकरी दी, लेकिन ऑफिस पहुंचे तो उनके साथ वही छुआछूत वाला व्यवहार, मतलब विदेश से इतनी उच्च शिक्षा लेने के बाद भी वो उनको घड़े को नहीं छूने दिया। कहा तुम्हारा घड़ा अलग है, और उसको भी छुओगे नहीं, चपड़ासी पानी पिलाएगा, फाइल भी चपड़ासी दूर से फेंकेगा। किसी ने रहने के लिए मकान नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से पादरी धर्मशाला में, उसने कहा तुम जाति छुपा के रहोगे तो मैं अलाउ करूंगा, और बाबा साहब को अलाउ किया। लेकिन जब लोगों को वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति का पता चला तो उनको दबंग लोग लाठी लेकर आ गए, और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामान को बाहर फेंक दिया। और ये घटना 23 सितंबर 1917 की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सामान फेंक दिया।
उन्होंने अपना सामान लिया, उन्होंने सोचा कि मैं वापस मुंबई अपने घर जाता हूं, लेकिन ट्रेन में 4 घंटे का समय था। उन्होंने सोचा 4 घंटे क्या करूं। सियाजी राव गायकवाड़ ने जो एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया था, कामटी बाग नाम था उसका, कामटी बाग के अंदर ट्रेन के बीच में टाइम था, वहां सोचा वहां जाके कुछ देर में इंतजार करता हूं। वहां गए और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा इतनी विद्वता हासिल करने के बावजूद, इतना ज्ञान अर्जित करने के बावजूद, विदेश से पढ़ के आने के बावजूद अगर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म है, तो फिर हजारों साल से जो मेरे समाज के लोग गुलामी झेल रहे हैं, हजारों समाज से जो मेरे समाज के लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनको उत्पीड़न से कैसे निकालूं। और उस पेड़ के नीचे बैठे हुए रोते हुए 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संकल्प किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को आजादी और अधिकार दिलाने में लगाऊंगा, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने लोगों को पूरी आजादी ना दिला दूं। और यहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के संघर्ष की शुरुआत की। आपको याद होगा साउथ बोरो कमीशन आया 1919 में। साउथ बोरो कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पेश हुए और उनके सामने अपने समाज के लोगों के दुख दर्द को रखा, उनके अधिकारों की बात की। आपको याद होगा 19-20 मार्च 1927 को महार तालाब आंदोलन किया, 1930 में मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया। वो जानते थे कि मंदिर में जाने से हमारे लोगों को भी भला होने वाला नहीं है, लेकिन वो अंग्रेज शासन को ये बताना चाहते थे कि जब अंग्रेज नहीं थे तब भी हम गुलाम थे, तब भी हमारे साथ उत्पीड़न होता था, अंग्रेजों के आने के बाद भी हमारा उत्पीड़न हो रहा है, अंतर क्या हुआ। जो लोग कहते थे कोई उत्पीड़न नहीं है, उन्होंने 19-21 मार्च 1927 को महार तालाब आंदोलन के माध्यम से, चूंकि उनको तालाब पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तालाब जरूर जाऊंगा। वो जानते थे कि जिस तालाब में पशु पक्षी मलमूत्र कर देते हैं उसे, उसका पानी पी लेने से कोई अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो ये चाहते थे सरकार, अंग्रेज सरकार को ये बताना कि तुम्हारे आने के बाद भी बदला क्या, हम तब भी पानी नहीं छू सकते थे, उसमें जानवर मलमूत्र कर सकता है पर हम नहीं छू सकते। उन्होंने संकल्प किया और उस पानी को छूकर, जो पानी के लिए सत्याग्रह किया, 1930 में मंदिर के लिए सत्याग्रह किया। और आपको एक चीज और बता दूं, 1928-29 में साइमन कमीशन भारत में आया। चूंकि जो साउथ बोरो कमीशन के सामने बाबा साहब ने समाज की जो मांगे रखी, जो दुख दर्द को उठाए, और जो 1927 में महार तालाब आंदोलन किया, उसके बाद जो माहौल बना, जो अपनी मांगे अंग्रेज सरकार के सामने रखी, तो अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत में भेजा कि तुम जाओ और जाकर दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक की, सबके बारे में अध्ययन करो, उनकी क्या क्या मांगे हैं उसको देखो। लेकिन आपको पता है साइमन कमीशन का विरोध हुआ। कुछ लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ये वही विरोध करने वाले लोग थे जो भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक और अधिकार देने के फेवर में नहीं थे। लेकिन साइमन कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जाटों के नेता सर छोटू राम, ये दोनों जाकर मिले और मिलकर अपने समाज की हक अधिकार की बात को उनके सामने रखा। और फिर 1930, 1931, 1932 में अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने पूरे समाज के दुख और तकलीफ को, पूरी तस्वीर को साफ साफ कर दिया। और उनका आर्गुमेंट इतना ठोस था, सारे अंग्रेज, वहां के प्रधानमंत्री सहित, वहां के राजा सहित, और उनके साथ साथ जो यहां से रजवाड़े गए हुए थे, जो रियासतों के जो यहां से रजवाड़े जो गए हुए थे, वो राजा सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तर्क के सामने एकदम उनकी बात को मानने के लिए और उनकी विद्वता को मानने के लिए मजबूर हो गए। अंग्रेजों ने 1930, 31, 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सेपरेट इलेक्टोरल की बात को स्वीकार कर लिया और कम्युनल अवार्ड उन्होंने भेजा, कम्युनल अवार्ड दिया। गांधी जी उसके खिलाफ अनशन पे बैठ गए।
क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरल मिला होता, जरा सोच के देखो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। यानी जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, और जो हमारे नेता बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से ग्राम प्रधान बनते हैं, निगम पार्षद बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो किस तरह सदन के अंदर जाके गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन समाज के दुख दर्द को उठाते नहीं हैं। इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त जानते थे, लगभग 100 साल पहले इस बात को जानते थे कि अगर हमारे लोगों को चुनने का अधिकार हमारे लोगों को नहीं मिला, अगर हमारे प्रतिनिधि हमारे लोगों के द्वारा नहीं चुने गए, अगर उनको चुनने के वोट देने में दूसरों को भी भागीदारी दी, तो फिर जो हमारे लोग जीत कर जाएंगे वो हमारे बन के नहीं रह पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगे, डबल वोट का अधिकार, कि हमारे रिजर्व सीटों पे जो लोग चुने जाएंगे उनको हमारे ही लोग चुनेंगे, और जो दूसरे जनरल सीट होंगी हमें उनमें भी वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए। बाबा साहब को चारों तरफ से धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी जी की डेथ हो गई तो तुम्हारी पूरी कौम को खत्म कर दिया जाएगा, जड़ नस्ल खत्म कर दी जाएगी। तो बाबा साहब मजबूर हो गए। उन्हें लगा अगर मेरे लोग ही मारे जाएंगे तो फिर मैं इस सेपरेट इलेक्टोरल को लेकर क्या करूंगा। मजबूरी में बड़े दुखी मन से उनको समझौता करना पड़ा। और आपको पता होगा समझौते करते वक्त उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था आज मेरा मन इतना दुखी है कि मन करता है कि बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपने हक और समाज के हक अधिकार को इस समझौते के तहत गंवाने वाला हूं। उसके बदले में ये रिजर्वेशन मिला, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे निगम के अंदर हो, चाहे जिला पंचायत में हो, जिला परिषद में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, चाहे संसद में हो। ये जो रिजर्वेशन मिला, और यह सरकारी नौकरी में हो या शिक्षण संस्थान में हो, ये सब जो ये रिजर्वेशन नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष से हमें मिला है। अब मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो सब आप जानते ही होंगे, शुरू से सुनते आए होंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब हमारे स्कूल के दरवाजे खुल गए, स्कूल के अंदर पक्षपात तो टीचर करते थे, पर वो पक्षपात ऐसा होता था, हमारे बच्चों को उठा के पीछे बिठा देते थे, अपने बच्चों को आगे बिठा लेते थे। लेकिन जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते तो सबको एक जैसा थे ना। उस पढ़ाने का नतीजा ये होता था कि सबको एक जैसी शिक्षा मिलती थी। जिन बच्चों के अंदर प्रतिभा होती थी, दम होता था, वो बच्चे अपनी काबिलियत की दम पर जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, वकील बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। हमारे लोग पढ़ लिख के आगे आने लगे, और जब पढ़ने लिखने लगे, काबिलियत आ गई, तो अपने अधिकार के बारे में जागृति भी आ गई। और जब जागृति आ गई तो हमारे लोग अपने हक अधिकार के लिए बोलने लगे, जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लगे। उन लोगों को तकलीफ शुरू हो गई, उनको तकलीफ शुरू हो गई कि जो हजारों साल तक हमारे गुलाम थे, जो काम के बदले में 16-16 घंटे काम करते थे, काम के बदले में कभी पैसे नहीं मांगते थे, बचा कुचा खाना दे देते थे, उसी पे जिंदे रह जाते थे। आज वो लोग काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। आज वो लोग जुल्म के खिलाफ जाकर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इन लोगों को ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? ये तो हजारों साल तक गूंगे बहरे बेजुबान लोग हुआ करते थे। ये तो हजारों साल से हमारे गुलाम थे। इनके बोलने की ताकत कहां से आई? जब इन्होंने इसका अध्ययन किया, उनके थिंक टैंक ने इस पर रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि इनको हजारों साल तक हमने पढ़ने नहीं दिया, इनको हजारों साल तक हमने धन संपत्ति अर्जित करने दी, इनको हजारों साल तक हमने व्यापार नहीं करने दिया। इसकी वजह से ये लोग मजबूर थे, मजदूर थे, गुलाम थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 3500 साल की न केवल उनकी गुलामी तोड़ दी, बल्कि इनको शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर इनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, सरकारी नौकरी के रास्ते खोल दिए। तो पढ़ने से ज्ञान आया और नौकरियों से घरों में थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। उस पैसे से बोलने की ताकत आ गई। तो तब उन्हें समझ आया, ओहो, इसका मतलब ये बोलने की ताकत इनकी पढ़ने लिखने से आई है, ये बोलने की ताकत इनकी सरकारी नौकरी की वजह से आई है। इसका मतलब अगर इनको दोबारा से गुलाम बनाना है तो इनकी सरकारी नौकरियां छीननी होंगी, इनके सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद करने होंगे, इनके पढ़ाई के रास्ते बंद करने होंगे। और लगभग अब से 35-40 साल पहले उन्होंने षड्यंत्र किया
और उन्होंने सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो इन्हें वोट का अधिकार दे गए, वोट तो ज़्यादा इन्हीं के पास है, दलितों पिछड़ों आदिवासियों के पास ज़्यादा वोट है, तो वोट तो इनकी भी चाहिए। तो दोबारा से इनके पढ़ने पे बंदिश कैसे लगाएं, इनका रिजर्वेशन कैसे ख़त्म करें। लेकिन वो लोग छल कपटी लोग हैं। हिरण्यकश्यप के साथ भी छल कपट हुआ, राजा बलि के साथ भी छल कपट हुआ, हमारे सारे महापुरुषों के साथ छल कपट हुआ, और पूना पैक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी छल कपट हुआ। इसी तरह छल कपट करके ये हमारा शोषण करते आए। फिर इन्होंने छल कपट किया, इन्होंने कहा कि ना तो नौकरी छीनेंगे ना पढ़ाई, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि ये लोग पढ़ ही ना पाए और इनकी नौकरियां अपने आप खत्म हो जाएं। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद होते चले गए और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए। पिछले 15 से 20 सालों में आपको जान के ताजुब होगा, लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख सरकारी स्कूल पिछले 15 से 20 सालों में बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? क्या जनसंख्या तो कम नहीं हुई ना, तो फिर स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? और ऊपर से प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर स्कूलों के अंदर टीचरों की भर्तियां बंद कर दी, पढ़ाई का माहौल खत्म कर दिया, और अपने बच्चों के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल दिए, प्राइवेट कॉलेज खोल दिए। बच्चा उनका कितना ही नालायक हो, लेकिन उसको डॉक्टर बनाना है तो 1-1 करोड़ रुपया कैपिटेशन फी देके उसको डायरेक्ट मेडिकल में दाखिला करा देते हैं। पैसे के दम पर, पैसे के दम पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका अपने बच्चों का वो दाखिला करा देते हैं। और जब बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था, पैसे के दम पे कर लेता है, नॉलेज तो होती नहीं, मेडिकल कर लेता है, पैसा उनके पास है, फिर बड़े बड़े अस्पताल बना देते हैं प्राइवेट, वो वहाँ मालिक बन के MD बन के बैठ जाता है। बाकी काबिल डॉक्टर को वो तनख्वाह पे किराए पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से जिनमें काबिलियत नहीं, वो पैसे के दम पे अस्पतालों के मालिक बन रहे हैं, पैसे के दम पे स्कूलों के मालिक बन रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे की फीस, किताबें, वर्दी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे तरह के खर्चे अगर जोड़ लें तो मध्यम दर्जे के शहरों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होता है। 8 से 10 हज़ार। और अगर कम से कम एक परिवार में 2 बच्चे, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया महीना चाहिए। और हमारे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग ऐसे हैं जिनके 99%, और मुस्लिम भी उसमें 99% ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम भी जोड़ लें तो 10,000 से 20,000 के बीच में। इसका मतलब हमारे समाज के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटीज़ के 99% अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते, अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी में पढ़ाएंगे। दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली में तो चलो 75 टोटल बजट का 25% खर्च करके सरकारी स्कूल सुधारने पे काम हो रहा है। टोटल बजट का 13% खर्च करके हेल्थ सर्विस सुधारने का काम हो रहा है, दवाइयाँ फ्री, सब कुछ। लेकिन दिल्ली देश में छोटा सा है, देश तो बहुत बड़ा है। पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल एकदम ऐसे हालात में पहुंच गए, वहां से पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते लोग। और हमारे देश, हमारे समाज के लोग तो देहात में रहते हैं, पूरे देश के कोने कोने में, गाँव में या शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। तो जो मजदूरी कर रहा है, जिसकी पूरे महीने की परिवार की इनकम 8 से 10-12 हज़ार रुपया महीना है, वो क्या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा क्या? और बच्चा किसी तरह पढ़ के 12वीं कर ले सरकारी से, और किसी तरह कर्ज करवा के कोचिंग भी करवा दें, और वह इंजीनियरिंग में एग्जाम भी पास कर ले, IIT में आ जाए, मेडिकल में आ जाए, वहाँ तो फीस 1 साल की 2-2 लाख रुपए है। अब 2 लाख 2.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है। हमारे समाज के 99.9, यानी जो सरकारी नौकरी में, उन्हें भी जोड़ रहा हूँ मैं, 99.9% लोग हमारे समाज के, क्या एक बच्चे की इंजीनियरिंग का खर्चा जो 12 से 15 लाख रुपया 4 साल के कोर्स का खर्च होता है, क्या दे पाएंगे? 15 से 20 लाख एक बच्चे का नहीं दे पाएंगे ना। इसका मतलब हमारे बच्चे काबिल भी हों तो भी उनके पढ़ने के रास्ते छल कपट से, साजिश से ये लोग बंद कर चुके हैं। ये फीस अपने आप महंगी नहीं हुई है। अब से 15 साल पहले तो फीस कुछ भी नहीं थी। 12-15 हज़ार रुपये पे बच्चे को इंजीनियरिंग की फीस हो जाती थी, 1500-1600 रुपये में मेडिकल की फीस हो जाती थी। ये अचानक फीस इतनी महंगी क्यों हो रही है? प्राइवेट में नहीं, वो सरकारी में भी महंगी कर दी है। क्यों? ऐसा क्या हो गया अब? यानी कितनी बड़ी साजिश है, गरीबों के बच्चे पढ़ ना जाए तो इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दो कि अगर ये किसी तरह कर्ज पानी करके कोचिंग करा के यहाँ आ भी गए और एडमिशन के टाइम पे फीस जमा नहीं कर पाएंगे, इनके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे।
तो इस तरीके से एक तरफ तो हमारे बच्चों की पढ़ाई छीन ली इन्होंने, छीन ली या नहीं छीन ली, और दूसरी तरफ जो सरकारी संस्थानों में हमारे लोग रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आ जाते थे तो उन्होंने रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिए, इंश्योरेंस कंपनी भेज दी, बैंकिंग कंपनी भेज दी, बाल्को भेज दिया, नाल्को भेज दिया, आईटीडीसी के होटल भेज दिए, गैस कंपनी भेज दी, पेट्रोलियम कंपनी भेज दी। यानी देश के सारे संसाधनों को इन्होंने बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। और जो जो प्राइवेटाइज हो गया जो विभाग, वहाँ हमारे लोगों की आने अंदर जाने के रास्ते बंद, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन मिलेगा नहीं जो प्राइवेटाइज हो जाएगा। ऊपर से ठेकेदारी प्रथा ला दी जानबूझ के। पहले तो सरकारी भर्ती होती थी, आप अपने याद कर लो, अपनी जवानी का टाइम याद कर लो, हर घर में एक दो सरकारी नौकर होते थे। आज पूरी कॉलोनी में बता दो कितने लोग की सरकारी नौकरी लग रही है, ढूंढना पड़ता है, कोई इक्का दुक्का बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है वो बच्चा सरकारी नौकरी में आ रहा है। इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम व्यापार कर लें। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए थे हमारे सबके रहते हुए, उसमें से 70% छिन गया। इसलिए तो बाबा साहब रोए थे। मैं वो वाकया बताता हूं, जो बात उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा में कही थी, और वही बात उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को नानक चंद्र रत्तू जी से कही थी। नानक चंद्र रत्तू जी हमारे समता सैनिक दल के प्रोग्राम में अम्बेडकर भवन पर आए थे, आपको याद हो तो, मरने से पहले। और उन्होंने वो 5 दिसंबर 1956 की रात का वो वाकया मुझे हमें सबको बताया था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रात को मुझसे कहा 5 दिसंबर को कि ये रत्तू, ऐसा लगता है जैसे मैं सालों से सोया नहीं हूं, आज मन कर रहा है कि मैं जी भर के सो लूं, लेकिन रत्तू मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, पता नहीं मैं जिंदा रहूं ना रहूं। तुम मेरे समाज के लोगों को जाके एक बात समझाना कि मैं इस कारवां को बड़े मुसीबतों के साथ बड़े कष्ट झेले हैं, बड़ा दर्द सहा, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद मैं इस कारवां को बड़े मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया। मैं उम्मीद करता था कि मेरे पढ़े लिखे लोग इस कारवां को लेकर आगे जाएंगे, लेकिन मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना कि इस कारवां को आगे ले जाने की कोशिश करें, और आगे अगर ना ले जा पाए तो कम से कम यहीं छोड़ दें, और इसको यहाँ रोक के रखें, कम से कम पीछे ना जाने देना। फिर उन्होंने कहा, रत्तू बहुत ज़्यादा रात हो गई, अब ऐसा करो तुम अपने घर चले जाओ। नानक चंद्र रत्तू ने बाबा साहेब के पैर बिस्तर पे ऊपर किए और उनके सिराने पर तकिया रख के उनका सर तकिए पर रखा। उसके बाद नानक चंद्र रत्तू तो चले गए, लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं थे, बाबा साहब जा चुके थे। अब हमें सोचना होगा, क्या हम बाबा साहब की निकम्मी औलाद हैं? क्या हम बाबा साहब की नाकारा औलाद हैं? क्या बाबा साहब के गद्दार बच्चे के रूप में अपनी पहचान करवाना चाहते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है अपने समाज के प्रति? क्या समाज की लड़ाई को हमें नहीं लड़ना चाहिए? वो अकेले हजारों साल की गुलामी तोड़कर जो कुछ देकर गए, हम सब के रहते वो सब कुछ छिन गया। 70% छिन चुका है, और जो 30% बचा है, ये 30% भी आने वाले 10 से 15 साल में छिनने वाला है। आप इतना खुश होने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे आने वाले 15-20 सालों के अंदर गुलाम बन जाएंगे। भूल जाइए तरक्की आपकी होली जितनी होनी थी, और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग की बाबा साहब की वजह से नौकरियां तो लगी, हम लोग थोड़े तरक्की तो किया, पर हम अपने घर तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए। और समाज में अगर आंदोलन में निकले तो खुद ही निकले, अपनी पत्नी को नहीं लिया, अपनी बेटी को नहीं लिया, अपने जवान बेटों को मिशन नहीं दिया, बाबा साहब का जीवन संघर्ष अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, खुद जवानी में जुड़े बूढ़े हो गए, और बच्चे जाके मंदिरों में लाइन में लग गए। बच्चों को यह भी नहीं पता कि बाबा साहब ने कैसे कुर्बानी देकर हमारे लिए यह वातावरण बनाया। क्या हम सही मायने में बाबा साहब की सच्ची औलाद हैं? क्या हमें तनिक भी शर्म नहीं आती? सब कुछ छिनता जा रहा है, हम चुप है। चुप क्यों है भाई? जब सारे संसाधन बिक रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन छिन रहा है, एजुकेशन महंगी हो रही है, एजुकेशन छिन रही है, हम चुप क्यों हैं भाई? हम बोलते क्यों नहीं? क्या हमें हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है, हम चुप रहते हैं? बेटियों का बलात्कार होकर हत्या की जा रही है, हम चुप रहते हैं? गड़े छूने पर हत्या हो रही है, हम चुप रहते हैं? घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले हो जाते हैं पूरी बारात पे, हम चुप रहते हैं?
और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो जाति की वजह से होता है? नहीं। आपसे तो ऐसा लग रहा है आपको पता ही नहीं है कुछ, तो आपकी तो आवाज भी नहीं निकल रही। क्या लड़ोगे तुम लोग? तुम क्या लड़ोगे? तुम्हारे अंदर इतनी आवाज नहीं है कि सच को मुंह से जुबान पूरी ताकत के बात कर सको, बोल सको कहीं। क्या सच नहीं है हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है जाति की वजह से होता है? जाति की वजह से होता है ना? तो जो इस बात को मानते हो दोनों हाथ खड़े करो, क्या हमारे साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है? हाथ नीचे कर लीजिए। तो मैं आपसे अगला सवाल करता हूं, अगर जाति की वजह से उत्पीड़न होता है, इसका मतलब जाति एक बहुत खतरनाक बीमारी है, सच है ना ये? तो अगर जाति बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इस जाति की खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था कि यह जाति की बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। यह जातिवाद और वर्ण व्यवस्था इस धर्म के, इस सामाजिक व्यवस्था के आधार हैं, जिसमें हजारों साल तक 95% लोगों को पढ़ने नहीं दिया, संपत्ति अर्जित नहीं करने दी। ये सब जाति की वजह से हुआ, वर्ण की वजह से हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि ये लोग ना तो वर्ण व्यवस्था को खत्म करेंगे, ना जातिवाद को खत्म करेंगे, और जब जाति बनी रहेगी तो छुआछूत बनी रहेगी। जब जाति बनी रहेगी तो हमारे लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न चलता रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली लाखों अनुयायियों के साथ, और उन्होंने घोषणा की कि मैं आने वाले 5 साल के अंदर पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को बौद्ध बना दूंगा। यानी देश की लगभग 80% जनता को मैं बौद्ध बना दूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारे पूर्वज राजा सम्राट अशोक, दुनिया के महानतम राजाओं में से एक, जब सम्राट अशोक का शासन था तो म्यांमार, जो वर्मा कहते थे, बाद में म्यांमार हो गया जिस देश का नाम, वो भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, तिब्बत भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, ईरान तक पूरा भारत, सम्राट अशोक के टाइम पे पूरा भारत बौद्ध में था। तो हमें तो गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारी संस्कृति इतनी विकसित थी। हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे तो पूरा 200 विकसित शहर थे। फर्क सिर्फ इतना, तब जाति नहीं होती थी, धर्म नहीं होता था। दुनिया को 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को 2500 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। लेकिन उससे पहले हमारे पूर्वजों की एक महान संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति थी। उस वक्त पूरे दुनिया में कोई धर्म नहीं था, पूरी दुनिया में कोई जाति नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति चालाक इंसानों ने बनाई। तो जब जाति चालाक इंसानों ने बनाई, इसका एक और तर्क है, अगर कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे आपको बड़ा ऑपरेशन होगा, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो, पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में बता दो, क्या आज तक जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको ब्लड का इंतजाम करना है, क्या उसने आज तक ये मांग की है कि मुझे अमुक धर्म के लोगों का ब्लड चाहिए या मुझे फला जाति के लोगों का धर्म चाहिए, वो ब्लड चाहिए? तब तो कहते हैं जान बचानी है, कहीं से भी डोनर ले आओ, कोई भी ब्लड डोनेट कर दे, जान बचानी है। इसका मतलब इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है, जानवर का खून चढ़ता तो वो जानवरों को मार के उसका खून चढ़ा देते, लेकिन इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ता है। इसका मतलब कुदरत ने इंसान को इंसान के तौर पे पैदा किया, लेकिन जल्लाद लोगों ने समाज के अंदर जातियां बना दी, वर्ण बना दिए, और चालाक लोगों ने धर्म को ऐसा स्वरूप बना दिया जिससे पूरे समाज को बांट दिया। वरना धर्म की उत्पत्ति जब हुई होगी तो वो तो उसमें सबका भाव यही रहा होगा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, लेकिन उसका स्वरूप बदल के लोगों ने सत्ता हासिल करने का माध्यम बना लिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संकल्प किया था, मैं अपने पूरे समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, इनको सबको अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस लेकर आऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 महीना 22 दिन बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, और उनका जो सपना था पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का, वो सपना उनका सपना रह गया।
इसलिए रह गया क्योंकि उनकी जो औलाद थी, यानी हम निकम्मे और नाकारा थे। हम लोग वफादार नहीं रहे। अगर हम वफादार होते, हम अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, तो हमें आज संकल्प लेना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आपने सपना देखा था भारत को बौद्धमय करने का, भारत को छुआछूत मुक्त करने का, भारत को जातिवाद मुक्त करने का, भारत को शोषण से मुक्त करने का, तो हम संकल्प लेते हैं हम भारत को बौद्धमय बनाएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में पूरे भारत में लेकर आएंगे और आपके सपने को, बौद्धमय भारत के सपने को पूरा जरूर करेंगे। इसी सपने के साथ हमने शुरुआत की है। अब से 2 साल पहले मैं दीक्षा भूमि गया था। मैं बाबा साहेब की तरफ देख रहा था, उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझसे कह रहे हों कि क्या तुम्हें इसीलिए मैंने एमएलए और मंत्री बनाया था कि जो मेरा एक सपना था मेरे पूरे समाज को बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस में लाके, जो अंदर हमारे फैला हुआ जातिवाद है, इस जातिवाद को ख़त्म करके सबको बौद्ध बना के सबके लिए न्याय का एक शासन बने, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, सील पर आधारित, करुणा पे के आधार पर समाज का निर्माण हो। क्या तुम्हें इसलिए मंत्री बनाया था कि तुम विधानसभा में जाके गूंगे बहरे बन के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ के और समाज को भूल जाओ? क्या तुम मेरा ये सपना, बौद्धमय भारत का सपना पूरा नहीं करोगे? तो मैंने वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने संकल्प लिया कि यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं भी अपना पूरा जीवन आपके सपने को, भारत को बौद्धमय बनाने में अपना जीवन लगाऊंगा। अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लेकर आऊँगा। और इसके लिए अगर जो भी कुर्बानी देनी पड़े, कुर्सियाँ तो आती जाती रहेंगी, टेम्परेरी हैं, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी, तो कोई अजर अमर नहीं है, मरना सबको है। कुर्सी तो सबकी जाती है, जो मरते दम तक मंत्री रहे उन्होंने कौन से तीर मार लिए? तो तीर मंत्री कुर्सी पर रहने से नहीं, समाज के बीच में, गांव-गांव में, घर-घर में जाना होगा, समाज में निकलना होगा, अपने लोगों को एकजुट करना होगा। और ये जो जातियों में बटा समाज है, इसके उत्पीड़न का कारण ये जातियां हैं। हमें जाति खत्म करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी कुएं से पानी पी रहे हो, वहाँ पानी का कोई और साधन नहीं है, कुएं के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाए, मेंढक पैदा हो जाए, दूसरे और जीव पैदा हो जाए और उससे कुछ उसमें जीव मर जाए और वो पानी प्रदूषित हो जाए और आप उस पानी को अगर पी लो, उस पानी को पीने से आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाए, आप बीमार हो जाओ, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना? जाओगे या नहीं जाओगे? डॉक्टर आपको दवाई देगा और डॉक्टर कहेगा कि उस गंदे पानी को मत पीना भाई, या तो आरओ का पानी पियो, साफ पानी पियो, या पानी उबाल के पियो और ये दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे। लेकिन आप अगर उसी पानी को, बैक्टीरिया वाले गंदे पानी को पियो, साफ पानी को ना पियो और दवाई भी लो, तो ईमानदारी से बताना क्या आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये जो बीमारी हमारे उत्पीड़न की जाति है, और आप जाति में बने हुए हो, आप कह रहे हो मेरी जाति ज़्यादा ऊंची है, जाटव कह रहा मैं ज़्यादा ऊंचा, वाल्मीकि कह रहा मैं ज़्यादा ऊंचा, खटीक कह रहा मैं ज़्यादा ऊंचा, कोली कह रहा मैं ज़्यादा ऊंचा, रेगड़ कह रहा मैं ज़्यादा ऊंचा, बलई कह रहा मैं ज़्यादा ऊंचा। हर आदमी अपनी अपनी जाति को ऊंचा बता रहा है और आपस में भी पक्षपात कर रहा है, छुआछूत कर रहा है, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर नहीं रहा। इसका मतलब जिस क्षण हम कहते हैं दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, उसी क्षण हम जातिवादी व्यवस्था को मजबूत कर देते हैं जाने अनजाने। यानी हम लोग भी जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और जाति व्यवस्था हमारी गुलामी और बदहाली का कारण है, जाति व्यवस्था हमारे उत्पीड़न का कारण है। तो अगर आप लोगों को उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए तो आपको जाति से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरे लोग तो जातिवाद खत्म नहीं करेंगे, पहले कम से कम हम लोग तो अपने अंदर आपस में जातिवाद बंद करें। हम लोग तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें, हम लोग तो अपने आपस में ऊंच नीच की भावना खत्म करें। हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जातियों को नहीं त्यागेंगे, जब तक अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस नहीं आएंगे, तब तक हमें गुलामी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये आप ध्यान रखना। और फिर जाति सारी कारणों का बीमारी है। एक और लास्ट एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा। अगर सपोज करो आप अपने घर से कहीं बाहर निकले और बाई चांस आपकी चलते चलते आप दूर निकल कर आपकी याददाश्त चली गई, आप रास्ता भटक के चले जा रहे हो, किसी दूसरे के घर में चले गए, कहीं और चले गए, किसी गाँव में ऐसे ही पहुँच गए, और बाई चांस कुछ दिन में आपकी याददाश्त वापस आ जाए और आपको अपने गांव का रास्ता वापस आ जाए, तो ईमानदारी से बताना आप अपने घर वापस जाओगे या नहीं जाओगे, या वहीं बस जाओगे? वापस जाएंगे ना। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे बीच कोई जातियां नहीं थी, हम लोग बहुत बड़ी ताकत थे, हम लोग हुक्मरान थे, हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे,
तो हमें वापस अपने घर में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तो उसके लिए हमने मिशन जय भीम के माध्यम से धम्म रथ बनाया। पहले दिल्ली के अंदर 6000 गज जमीन खरीदी ताकि अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को पढ़ाने के लिए, अपने बुजुर्गों के जीवन संघर्ष को, अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को वहाँ पे हम अपने लोगों को पढ़ाएं। उसका काम चल रहा है, वो हम ले चुके हैं। मिशन जय भीम के नाम से रजिस्ट्री हुई, उसका बनने का काम भी शुरू हुआ है। अभी छोटा सा काम हो रहा है, जब नक्शा वक्शा पास करके बाद में जब मौका मिलेगा तब उसे पूरा बनाएंगे। वहाँ 100 लोग वहीं पे रहना, खाना, सारी व्यवस्था उनकी होगी। जो कैडर होगा 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स करेंगे लोग, फिर वहाँ से जाएंगे। तो एक तरफ वो काम चल रहा है, दूसरी तरफ ये धम्म रथ है। अच्छा, ये सारा काम समाज के चंदे से हुआ है। खुशी की बात है, समाज दे रहा है, दिल से दे रहा है। तो ये धम्म रथ बनवा दिया। जब सबने कहा धम्म रथ बनवाओ, धम्म रथ बन गया। उस पर 3 नारे लिखे हैं। एक नारा लिखा, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और एक, व्यक्ति से नहीं विचारों से जुड़ो। क्योंकि व्यक्ति से जुड़ गए राजेंद्र गौतम से, राजेंद्र गौतम को बीमार हो गया, मर गया, या बिक गया, या डर गया, या धोखेबाज हो गया, तो मिशन डूब जाएगा। तो राजेंद्र गौतम से नहीं जुड़ना। ये गलती पहले हम कर चुके हैं, कुछ लोगों से जुड़ के मूवमेंट खत्म हो गया। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से, बुद्ध की विचारधारा से, अपने महापुरुषों की विचारधारा से, फूले जी की विचारधारा से, साहू जी महाराज की विचारधारा से, उस विचारधारा से जुड़ना है। पेरियार की विचारधारा से, हमें विचारधारा से जुड़ना है। व्यक्ति को नहीं, विचारों को मजबूत करो। व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से जुड़ो। और तीसरा नारा हमने दिया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। अब जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो, और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आकर दीक्षित होकर अपने बुजुर्गों की संस्कृति को विकसित करो, संरक्षित करो, उसको सुरक्षित करो, और उसी को आगे फैलाने का हम लोगों ने काम करना है। और आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतने देर से मेरा इंतजार किया, और इतने ध्यान से मुझे सुना है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूँ। कल शाम 4 बजे इसी अम्बेडकर पार्क पे धम्म रथ आएगा, 4 से पहले ही आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सब लोग अपने बच्चों को, पत्नियों को, लड़कों लड़कियों को लेकर उस धम्म रथ पर इकट्ठे होंगे, और वहाँ से धम्म रथ को लेके चलेंगे। यहाँ 3-4 किलोमीटर का पैदल का ये प्रचार करना है। चूँकि ये जो बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ लोगों को 2025 तक जो लाना है, उसको 4 चरण में बांटा है। पहला चरण इस 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग पर 10,000 से ज़्यादा लोग दीक्षा लेने का काम करेंगे। हमने लक्ष्य तो रखा था 10,000 का, लेकिन 10,000 से दुगने लोग तो यहीं आ रहे हैं। 10,000 से दुगने लोग गुजरात में दीक्षा ले रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में दीक्षा ले रहे हैं, राजस्थान में ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में ले रहे हैं, बिहार में ले रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक सिलसिला चल पड़ा है। सब लोग जान गए कि हमारे पूरे बौद्धता सब चल दी है बुद्ध की ओर, और शायद इसी से हमारा समाधान होना है। तो इस साल 5 अक्टूबर को आप अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड आएंगे, परिवार के साथ आएंगे। और अगले साल 2023 में अशोक विजयदशमी पे 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे, 2024 में अशोक विजयदशमी पर 10 लाख लेंगे, और 2025 में अशोक विजयदशमी पर पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हजारों लाखों जगह पर एक साथ, एक ही समय पर हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेने का काम करेंगे, बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम करेंगे। मैं आह्वान करता हूं, आप सब लोग कल शाम को 4 बजे से पहले परिवार के साथ अंबेडकर पार्क आएंगे, और बुद्ध धम्म रथ जब चलेगा उसके साथ आप लोग साथ चलेंगे। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र नमो बुद्धाय। धन्यवाद।